समझ रही हो सोनाक्षी? हाँ सर हाँ। और वो क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स वेमेन परफेक्ट। सुनी हो ये वाली कहावत, नहीं सुनी हो सोनाक्षी? सुने हैं सर। क्या सुनी हो? प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस मेक्स वेमेन परफेक्ट। मैन तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ऐसे क्यों सर? अब ये बात मतलब फिलॉसफी की है, जीएस बैच में बताएंगे। हाँ, सिर्फ वीमेन परफेक्ट हो सकती है, मैन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। बॉर्न विद इम्परफेक्शन। अरे नहीं जी। तो क्या कहते हैं, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अच्छा हाँ, कोई भी ये कंफ्यूजन मत रखना, कोई भी ये कंफ्यूजन मत रखना। एक सेकंड, एक सेकंड, शाश्वत सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं। इन दिस कोट मैन इज यूज्ड इन न्यूट्रल सेंस। बट मैं यहाँ पे न्यूट्रल सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सेंस में बात कर रहा हूँ, राइट शाश्वत जी? अरे जो नोट्स आज भेजा हूँ, आज नोट्स आज कोई खोले हो जो भेजा हूँ? कितने लोग खोले हो? उसमें दो दो कोट लिखे हुए हैं, दो कोट लिखे हो ना, खोले हो तो जाकर के खोल के देखो जरा तुम लोग। उसमें दो कोट लिखे हुए, पहला कोट है मतलब सोशल सर्विस को लेकर के, और दूसरा कोट है कि आपका जो कट थ्रोट कंपटीशन है उससे आप अपने आप को कैसे बचाओगे, राइट? ठीक है, देखा है कि नहीं देखा है? किसी किसी ने देखा, नहीं देखा है? हाँ एग्जैक्टली वो एक, अरे उसको मैंने हेड नोट में लिखा हुआ है जो अपना थॉट है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो आपके लिए है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अटेम्प्ट करोगे, मतलब अंदर से टेम्पटेशन आएगी कि इसको शेयर कर देती हूँ, ये मेरी बहुत खास दोस्त है, इसको शेयर कर दूं, ये जाकर के पढ़ ले। भैया वो जो आपका बहुत खास दोस्त है ना, अगर मान लीजिए कि 60 सीट है, ये 60 सीट, ठीक है, और आपने बहुत सारे खास दोस्तों को ऐसे दे दिया है, तो बाबू आप पीछे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? थम्स अप करो। मान लो कि आप तो यहाँ क्लास करने में बिजी थे, और उसने क्या किया, उस नोट्स का रट्टा मार लिया। आपने तो सोचा कि मैंने तो क्लास किया हुआ है, मुझे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और उसने क्या किया, उसने रट्टा मार लिया सब। तो बेटा जो रट्टा मारेगा वो ज्यादा अच्छे से लिख पाएगा। समझ रहे हो सब लोग? ये वाली बात समझ रहे हो ना सब लोग? तो क्या करोगे आप लोग, कभी शेयर किसी के साथ, अगर चाहते हो कि आपका कंपटीशन कट थ्रोट ना हो जाए, क्योंकि क्योंकि हमने उसको बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है लकी जी, लकी बाबू, सुन रहे हो आप? तो इसलिए किसी से भी प्यार मोहब्बत, किसी से भी यारी दोस्ती ये दिखाने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है, किसी को भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कह दो यार लीगल नैरेटिव वाले चूतियां हैं, बेवकूफ हैं। ठीक है, कहोगे ना सब लोग? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। हाँ सर, ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने गुरु के लिए तो नहीं कर सकते। अरे नहीं भाई, मतलब ये कहने का मतलब तुम इसको एज ए सील्ड यूज कर लो, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ सर, तो शब्दों की मर्यादा के साथ कह सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बट ये कहो कि आकर बैच ज्वाइन करके देख लो पैसा देके, ये कह देना, कह देना हम नहीं बताएंगे, पैसा दे करके ज्वाइन करके देख लो क्या पढ़ाते हैं वो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये मत बताओ, कह दो कि नोट्स प्रोवाइड होता है बट वो वापस ले लेते हैं, हार्ड कॉपी में देते हैं वापस ले लेते हैं वो, ऐसे बताओ। चलो ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। ये बताइए कि किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट है जो अभी पीछे हमने पढ़ रखा है? मुस्कान, जी सर। कोई डाउट है? नहीं सर डाउट तो नहीं है फिलहाल अभी तक तो। बहुत बढ़िया। ये बताओ कि तुम्हारा 6th सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो तुम पास हुई कि फेल हुई?
सर मेरे 62% है, मतलब इसका हाफ रह गया है, बस ठीक है। तुम बेइज्जती करा के मानोगी और कुछ नहीं। ये कोई बेसिकली क्या सर, 1 मंथ में जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ, ये बस 5 एक सेकंड, एक सेकंड। आज सुचेता सिंह अपना मार्कशीट लेकर के हम लोगों को दिखाने आई थी अपने वो कॉलेज से। हम और राजीव जी जी। हॉस्टल के बाहर गए, हमने उसकी मार्कशीट देखी। 80% वही पाई है, 80% एलएलबी में। इसी देखिए तो सर हमारे टॉपर को भी नहीं आया, मेरे टॉपर जो है मेरे क्लास का इसी उसके इसी आए थे इसी 80%। बैच में सुचेता सिंह है। सुचेता, इन लोगों को बताओ कि तुम 80% पाई हो। मेरा सर 75% है सर, रुक गया टोटल आप। सर मेरे क्लास में तो सर किसी के मतलब 70% के ऊपर जाते ही नहीं है हाई स्कूल और वो भी कहीं और की नहीं, लकी जी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नहीं है, एडीसी की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज की है। हाँ सर, शर्म तो मुझे भी आ गया अपने नंबर देख के। तो तुम्हें बेटा शर्म नहीं? तुम्हें चुल्लू भर पानी में क्या करके करना चाहिए? सर वो 1 मंथ में हुआ था, आप ये भी तो देखिए। नहीं हम एक महीना क्या 10 दिन भी क्लास नहीं चली थी। तुम अभी जैसे सुनो अभी जैसे क्लास खत्म होगी वैसे ही तुम क्या लोगी? चुल्लू भर पानी लोगी और उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है? चल ठीक है, ठीक 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 ठीक, पढ़ाई करते हैं हम। ध्यान से पढ़ाई करो, अब तो तुम्हारे पास टाइम है ना, अब तो 1 महीने का टाइम नहीं है, राइट? हाँ सर अभी टाइम है सर। सर जीएस ग्रुप में वही लोग ऐड होंगे। एक सेकंड, हर्षिता जी कुछ पूछ रही हैं, इनका आंसर कर देने दो। सर जीएस ग्रुप में वही लोग ऐड हैं जो फीस देंगे। नहीं जी हर्षिता जी, स्टार्टिंग में जीएस बैच जो अभी जो जीएस जीके का बैच बनाया गया है उसमें 6 दिनों की फ्री क्लास चलेगी जिसमें सबको प्रोवाइड किया जाएगा सब कुछ। उस 6 दिन के बाद में 15 दिन का टाइम दिया जाएगा फीस जमा करने का। उस 15 दिन में जो लोग फीस जमा कर देंगे उनको रेगुलर क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात मैं इसलिए ज्यादा क्लियर कर रहा हूं, ये बात इसलिए मैं ज्यादा क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से 90% लोगों को ये डाउट है कि क्या फ्री कर दिया गया है क्या? फ्री उरी नहीं किया गया है भाई, वो इसलिए किया गया है क्योंकि क्राउड अट्रैक्ट हो जाए। वो एक स्कीम थी बस। ठीक है हर्षिता, फीस जमा करने की हमारे बच्चों के लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। हमारे जो लॉ वाले बच्चे हैं इनके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। 15 सितंबर तक, मतलब 15 सितंबर तक आप जमा कर सकती हो। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं उनको अगर वो 10 सितंबर तक जमा नहीं कर देते हैं तो उनको टाटा बाय बाय। ठीक है सर कुछ बोलना था मुझको। जी बोलो सुचेता, क्या बोलना है? सर ये कहना था कि मतलब भले ऑपरेटेड है सर, सबका इतना नहीं आया, सबका 72 73 ऐसा ऐसा आया। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ाई ही कर रहा था, तुम काहे गुस्सा हो रहे हो? नहीं सर, ये सब कह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज होगा इसलिए इतना आ गया ठीक सर, ठीक सबका ठीक नहीं ठीक आया ठीक ठीक उतना। ठीक ठीक, दिल पे नहीं लेते ये बाबू, ये सारी बातें दिल पे नहीं लेते। अरे दीदी आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, हम तो बताइए आपके पीछे का सक्सेस का राज क्या था, जल्दी पकड़ लाए। बस मुस्कान, बस अब क्लास में बकवास नहीं होगी, ठीक है? पढ़ाई होने जा रही है। हमने एडमिशन पढ़ा, एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइंड है, राइट? अगर सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है तो किसमें, बीएससी में किस सेक्शन में डिफाइंड है धीरज? जी सर। किस सेक्शन में बीएससी में डिफाइंड है एडमिशन? सर सेक्शन 15 16 17 ये इन सब में डिफाइंड है वो। सर सेक्शन 15 में डिफाइंड है। हाँ तो ऐसे एग्जैक्ट आंसर करो ना, इतना डर के आंसर क्या कर रहे हो? तो सेक्शन 15 में डिफाइंड, सेक्शन 15 में डिफाइन करते टाइम वो क्या बोला? वो ये बोला कि कोई भी स्टेटमेंट क्या करे, स्टेटमेंट हो वो क्या हो, या तो ओरल हो या तो डॉक्यूमेंट्री हो या तो तीसरा क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन कब होगा? जब उसको
जो आगे के सेक्शंस हैं उनमें दिए गए लोग बोलेंगे। ऐसे ऐरू गैरू नत्थु खैरू के बोल देने से वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट बेटा एडमिशन नहीं हो जाएगा। राइट? ये वाली बात समझ में आ गई थी सबको? फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन में यानी सेक्शन 18 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या बताया गया कि 5-6 तरीके के लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। रिचा रॉय बताओ कौन कौन से लोग थे सेक्शन 18 में जो एडमिशन दे सकते थे? सर पहला पार्टी टू सूट। ठीक। दूसरा पार्टी टू द सूट का मतलब क्या था? पार्टी टू द सूट का मतलब बाबू क्या था? सर उसका मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेड भी था और अक्यूज्ड और विक्टिम भी था। अक्यूज्ड और विक्टिम भी था। एक सेकंड सभी लोग रुको, मैं थोड़ा इसे कनेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई से। राइट? एक सेकंड। एक सेकंड सभी लोग रुके रहो बस। Am I audible and visible to everyone? बहुत बढ़िया। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सेक्शन 18 में पहला था क्या था? पार्टी टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग। राइट? उसमें कौन कौन लोग आ गए? अक्यूज्ड आ गया, विक्टिम आ गया, प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट आ गया। नेक्स्ट क्या था? एजेंट टू द पार्टी टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग। राइट? रिचा बोलो, अगला बोलो। सर दूसरा था ऑथराइज एजेंट जिसको पार्टी टू द सूट ने ऑथराइज किया हुआ है। ठीक। सर तीसरा था कि जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है जिसको सू या सूट किया जा सकता है, जो बिल्कुल सू हो सकता है जिसको जी। हाँ बिल्कुल। अगला बोलो, गर्मी लग रही है यार। अगला ये था सर कि जिसका सब्जेक्ट मैटर में प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो। ठीक। और पांचवा था सर कि जिससे इंटरेस्ट डिराइव हो रहा हो। बिल्कुल। जिससे इंटरेस्ट डिराइव हो रहा हो। ठीक है। तो ये वाली बात सबको समझ में आ गई थी कि ये सब क्या क्या होते हैं? हम सब करो अगर सबको समझ में आ गई हो बात वाली। राइट? अब नेक्स्ट सेक्शन में सेक्शन 19 में क्या बात की गई थी? सोनाक्षी बताओ, सेक्शन 19 में किस चीज की बात की गई थी? इसमें बात की थी पर्सन whose position must be proved as against the party who sued। बिल्कुल। मतलब ये कि अगर कोई थर्ड पर्सन है उसकी पोजीशन को अगर प्रूफ कर दिया जाए कि ये इसकी लायबिलिटी थी कि नहीं थी तो वो क्या मान लिया जाएगा? एडमिशन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? एडमिशन मान लिया जाएगा। ये वाला सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया था सेक्शन 19 वाला? हम सब करो यार, सब लोग हम सब कर दो, क्योंकि आज हम कन्फेशन पढ़ाने जा रहे हैं। एडमिशन समझोगे तभी कन्फेशन समझ पाओगे, क्योंकि कन्फेशन इज द स्पेसीज ऑफ व्हाट? एडमिशन। राइट? ये बात समझ में आ रही सबको? नेक्स्ट सेक्शन 20 में क्या था? मुस्कान, सेक्शन 20 में क्या था? जी सर। क्या था सेक्शन 20 में? तुम इतना देर काहे लगा रही हो? सर सेक्शन 20 से 90 और 2 से लिखा है तो सर। बेटा तुम्हारे नंबर की तरह से तुम्हारी मेमोरी भी कम हो रही है। ऐसे नहीं होते अच्छे बच्चे। ठीक है? अब मैं पूछूंगा किससे? फिर से मैं पूछ लेता हूँ निहारिका निगम से। निहारिका निगम, ये बताओ कि सेक्शन 20 में क्या था? सेक्शन 20 में रिफर्ड टू, बिल्कुल ये वर्ड हमको नोट डाउन करना था कि पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड, खाली रेफर्ड नहीं, एक्सप्रेसली रेफर्ड। राइट?
समझ रही हूँ मुस्कान अब? तो इसमें वो घोड़ा बेचने वाली बात आई थी कि उसे घोड़ा खरीदने आया तो उसने कहा कि उससे जाकर के पूछो, वो जो कह देगा वो सब सही है। आई थी बात या नहीं आई थी? बताओ मुस्कान। जी सर, सेक्शन 18 और बीएसए में है सर, हम 20 ढूंढ रहे हैं उसमें, या बीएसए 20 बता रहे हैं सर, लेकिन मुझे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी। इंडियन एविडेंस, अरे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 20 और बीएसए का सेक्शन 18, राइट? और तुम एक सेकंड, और तुम ढूंढ काहे रही हो? तुम्हें तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए, मैं पढ़ाया हुआ हूँ। नहीं सर, मुझे ये लगा कि आप सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं बीएसए सर। तुम बात बहुत करती हो, माइक बंद करो पहले। और फिर उसके बाद में सेक्शन 21 में ऋचा क्या था? सेक्शन 21 में था कि एडमिशन जो होगा उसकी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी क्या होगी, था कि नहीं था? थम्स अप करो सब लोग अगर रहा हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा सेक्शन 21 हमें क्या बताता है ऋचा? दो चीजें बताता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं वो? सर सेल्फ सर्विंग एडमिशंस और सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, सेल्फ सर्विंग स्टेट एडमिशन और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन, ठीक है? तो सेल्फ सर्विंग मतलब जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है, जो व्यक्ति किसी चीज को एडमिट कर रहा है, जब उसके फेवर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? उसके फेवर की बात की जाए, तो क्या था वो? क्या था? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट था, राइट? और अगर उसके डिसफेवर की बात करें तो क्या कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा बाबू? वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट क्या था? रेलेवेंट था कि नहीं था? एडमिसिबल था कि नहीं था? एडमिशन माना जाता था कि नहीं माना जाता था? और सेल्फ सर्विंग वाला नहीं माना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लेकिन सेल्फ सर्विंग को भी 3 केसेस में, कितने केसेस में? 3 केसेस में। सेल्फ सर्विंग को भी कितने केसेस में? 3 केसेस में क्या किया जा सकता था? उसको बेटा एज ए एडमिशन एडमिसिबल बनाया जा सकता था। वो कौन कौन सी 3 चीजें थीं उनको कौन बताएगा? कोई और नहीं बताएगा, उसको बताएंगी कौशिकी सिंह। कौशिकी बताओ। सर सॉरी, मैंने क्लास नहीं की थी आपकी वो रिकॉर्डेड वाली, क्योंकि क्या क्योंकि? सर क्योंकि नेट खत्म हो जाता था। रात में राजेश की क्लास करनी होती थी, अगर मैं सुबह की क्लास कर लेती तो पूरा वो नेट खत्म हो जाता और मैं तो वो ब्लर वीडियो देखता था। कर लूंगी आज कर लूंगी। नहीं, अच्छा बहाना बहुत अच्छा था तुम्हारा, वैसे अच्छा लगा। बहाना नहीं था, बहुत सही है। कोई बात नहीं, बट पढ़ाई किया करो, ठीक है? ये सर क्योंकि वाईफाई नहीं है ना सर, पीजी नहीं है, ये रूम है, तो यहाँ पे वाईफाई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पीजी वाले कह दो कि गोली मार देंगे, वो लगा दो वो वाईफाई। अच्छा ठीक है। आकांक्षा बताओ, आप बताओ बाबू। क्या? राइट और ओके और क्या क्या नहीं समझ पाया मैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? तुम बोल नहीं पा रही हो कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ? और तीसरा याद है। तुम लिखी हो हाँ, लिखे हैं। तो काहे नहीं याद है तुम? और नोट्स तुम पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो? पढ़ते हैं। सब रट्टा मारो जल्दी जल्दी, ठीक है? टेस्ट होने वाला है। किस दिन को टेस्ट रखा जाए? आकांक्षा बताओ।
संडे को नहीं, 10 दिन का गैप दे रहे हैं कि 15 अगस्त को रख दें टेस्ट। सब लोग 15 अगस्त को वो हो तैयार। नोट्स का पूरा कलेक्शन भेज दीजिएगा। भैया भेज दिए, अब क्या है, भेज दिए अनुकूल। अभी जो भेजा था कितने बजे, कितने 8:00 पे मैंने उसको भेजा है, वही है, उसी से आएगा। अच्छा ठीक है तब। उसमें मैंने ये बात लिखी भी है शायद, तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उसको, कभी मैसेज में करता हूँ तो। नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा पढ़ता हूँ। किस बात का, कहाँ का एंट्रेंस? पटना यूनिवर्सिटी का लेने का, पर बहुत मुश्किल है, सब दिखाएगा तब ना। अरे पटना यूनिवर्सिटी में तो तुम हमारा नाम बता के एडमिशन पा जाओगे यार। BC सीट है सर। हाँ तो इससे क्या होता है, चलो कोई बात नहीं। तो 15 अगस्त को सबका ये पेपर है टेस्ट, जिसमें आईपीसी और एविडेंस दोनों पूछा जाएगा। आईपीसी और एविडेंस दोनों पूछा जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा, कोई माइक ऑन करके बोलो। सोनाक्षी माइक ऑन करके बोलो, कितने घंटे का पेपर होगा? 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होगा। उसमें कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे, एक आईपीसी का होगा और एक एविडेंस का होगा। और दोनों से 4 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। और टोटल मार्क्स कितने नंबर का होगा? 100। नहीं बाबू, 100 का नहीं होगा वो। कितने का रखा जाए, कोई मैक्सिमम मार्क बताओ। मुस्कान, कितने मार्क का मैक्सिमम मार्क्स रख दिया जाए? नहीं देखो 20 एक काम करते हैं, हाँ 200 नंबर करेंगे तो कितने नंबर का बनेगा वो एक क्वेश्चन? सर इसका मतलब वो बहुत बड़ा होगा। 25 नंबर का बन जाएगा। चलो 25, बस 200 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 8 क्वेश्चन होंगे, 8 कंपलसरी होंगे। खैर वो पेपर जब मिलेगा आपको तो उसमें सब कुछ लिखा होगा ये सब। ठीक, खुश हो सब लोग? क्या लैंग्वेज? वो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक दुबे, बहुत बढ़िया। सब लोग हैंड रेज, सब क्या हुआ मुस्कान? मतलब 4 क्वेश्चन आप कोई भी ले सकते हैं ना। अरे बाबू इतना दिन से चिल्ला पढ़ा रहे हैं तो अब इसमें भी हम बताएं कि कौन सा 4 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ऑप्शन दे दीजिए, पहले 4 से 8 कर दीजिए उसको, सब लोग पढ़ लेते। एक काम करो बेटा मुस्कान, कि मुझको तुम मेरे लिए तुम एक नया जूता ऑर्डर करो जो मैं मतलब मेरे नाम से आ जाए, और फिर उसके बाद मैं क्या करूं, उसी जूते को लेकर के तुम्हारी पिटाई करूं। सब पूरा सिलेबस में है, सेक्शन 1 से लगा करके सेक्शन 30 तक। ठीक है? और एक सेकेंड, और आईपीसी में पूरा जनरल डिफेंसेस तक। ठीक है, जहां तक पढ़ाया जा चुका होगा 15 अगस्त के पहले। इसमें किसी को भी कोई भी तकियानुसी नहीं चलेगी। राइट कौशिकी, आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि इंटरनेट काम नहीं करता। सर बहाना नहीं था, मैं तो नहीं। ठीक कोई बात नहीं। सब लोग तैयार हो? हैंड रेज करो टेस्ट के लिए। सब लोग तैयार हो तो एक बार हैंड रेज कर दो, फिर आगे बढ़े हम। हैंड डाउन मत करना कोई, मैं काउंट कर रहा हूं। सिर्फ 23 लोग भाई रेडी हैं, और लोग काहे रेडी नहीं है भैया? 25 लोग रेडी हैं, सिर्फ 25 लोग। और लोग कहाँ चले गए भैया? 26 लोग, 27, अभी भी 5 लोग बाकी हैं। ये 5 लोग सो गए क्या? 28, 29, अभी भी 4 लोग अभी भी बाकी हैं। 3 लोग हैंड रेज कर दो भैया। अगर नहीं कर मतलब एग्जाम देना है तो बता दो, नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। क्योंकि बेटा जो टेस्ट नहीं दोगे उनको बैच से बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग टेस्ट नहीं देंगे उनको बैच से बाहर कर दिया जाएगा।
और पैसा भी वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है? और कुछ कर भी नहीं पाओगे आप लोग। जो टेस्ट नहीं देगा उसको बैच से बाहर कर दिया जाएगा और कुछ कर भी नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है? चलो हैंड डाउन कर लो। हमने सेक्शन 20 हैंड डाउन सेक्शन 21 में हमने देख लिया सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग देख लिया। आज हम सेक्शन 22 और सेक्शन 23 और उसके बाद कन्फेशन पढ़ेंगे, ठीक है? श्रद्धा दुबे जी आप हैंड डाउन कर लीजिए। सुग्रीव यादव, उबैद, सुचिता, सब लोग हैंड डाउन करो। श्रद्धा दुबे का हाथ पकड़ के डाउन करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, ठीक है? सब लोग समझ गए? अब देखो सेक्शन 22 पढ़ेंगी ऋचा रॉय। सेक्शन 22 पढ़ो जल्दी से। देखो सबसे पहले बता दे रहा हूं, सेक्शन 22 इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी पढ़ दो एक बार। पढ़ो इंडियन एविडेंस एक्ट, ऋचा रॉय। Yes, sir. Ji, sir. When oral admissions as to contents of documents are relevant, oral admissions as to the contents of a document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to good secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question. इज इन क्वेश्चन मतलब कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट था, तो उसका आप ओरल एविडेंस दे दो, राइट? उसका ओरल एविडेंस तब दे सकते हो जब वो सेक्शन 65 की कंडीशंस को फुलफिल करे। किसी कंडीशन को फुलफिल करे? सेक्शन 65। सेक्शन 65 में बेटा दिया गया है कि कब कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है अगर प्राइमरी एविडेंस ना मिल रहा हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने नोट्स प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। दिख रहा है सबको? नोट्स दिख रहा है? मान लीजिए कि मैंने ये हिंदू लॉ का नोट्स प्रिपेयर किया आपके लिए, ठीक है? और क्या किया, फिर मैं बहुत कूदा एकदम से चला आया आपके पास। आप कोर्ट हो, आपके पास मैं कूदते हुए आया और मैंने कहा, क्या कहा? मैंने ये कहा कि कोर्ट जी या जज जी मैं भूल गया क्या? वो जो डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट बेटा है ना जो इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है ना, है कि नहीं है ये बताओ? जो इसमें लिखा गया है वो बात डॉक्यूमेंट है, ना कि ये पेज डॉक्यूमेंट है। ये बात ध्यान रखना, ये पेज डॉक्यूमेंट नहीं है, इस पे जो लिखी गई चीज है वो डॉक्यूमेंट है। अब क्या किया, मैंने कहा कि मेरा मूड स्विंग हो रहा था और मैं आज भूल गया क्या उस डॉक्यूमेंट के लाना, जज के सामने चिल्ला बोल रहा हूं, तो कहेगा बेटा औकात में रहो, तुम्हारा ये सब नहीं माना जाएगा चोचला। समझ रहे हो सब लोग? वो क्या कहेगा? वो कहेगा सेक्शन 65 में जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर आपका जो ये सिचुएशन बता रहे हो, ये सिचुएशन अगर सेक्शन 65 की कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, तब आपका ये ओरल एविडेंस माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? वो जो उसमें लिखा हुआ है कि रूल्स प्रोवाइडेड हियरिन आफ्टर, मतलब उसके बाद जो रूल प्रोवाइड है वो डायरेक्ट कहां पर प्रोवाइड है? सेक्शन 65 में प्रोवाइडेड है। आई बात समझ सबको? सेक्शन 59 खोलो, सेक्शन 59 खोलो, इंडियन एविडेंस एक्ट ऋचा, सेक्शन 59 इंडियन एविडेंस एक्ट 59 में लिखा हुआ है, सेक्शन 59 में लिखा हुआ है कि oral evidence can be given for anything except the content of the document or electronic record। यही लिखा है ऋचा, क्या लिखा है पढ़ो?
यही सेम चीज, वही चीज को अगर रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो तो सेक्शन 22 में लिखी हुई है। लिखी है कि नहीं लिखी? सोनाक्षी बताओ। यस सर, लिखी हुई है कि ओरल एविडेंस दे सकते हैं किसी फैक्ट एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बिल्कुल सेम चीज, दोनों में क्या है? सेम चीज है, राइट। और अब देखो, अब ये कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी क्या दिया जा सकता है? ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है? वो जब सेक्शन 65 की कंडीशन फुलफिल करे। सेक्शन 65 खोलो और ऋचा पढ़ो जल्दी से। Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? Cases in which secondary evidences relating to documents may be given. बिल्कुल। Secondary एक सेकंड बेटा, ये जो सेकेंडरी एविडेंस होता है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फॉर द टाइम बिंग के लिए ये जान लो, कि सेकेंडरी एविडेंस मतलब क्या होता है कि वो एविडेंस, जैसे मैंने अभी जो डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा था, ये डॉक्यूमेंट ना रख करके मैं कुछ अलग चीज ला करके दिखाऊं इसकी जगह पर। समझना कोशिश करना, मतलब कि जैसे अगर मुझे बुलाया गया हो कहीं पर, मान लीजिए रिचा तुम्हारा एग्जांपल ले लूं तो गुस्सा तो नहीं हो जाओगी? ठीक। मान लो कि रिचा की शादी है, रिचा की शादी में इन्होंने मुझको इनविटेशन भेजा कि सर आप पूरी फैमिली के साथ आना। मैंने क्या किया? मैंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी भेज दिया कि भैया जाओ रिचा के शादी में अटेंड करके आना, और उसमें वो लिखा देना, क्या लिखवाते हैं लड़की की शादी में? पैसा वैसा लिखवाते हैं, जो भी करते हैं, और उसमें लिखवा देना कि कृपा शंकर पांडे ने दिया, राइट बेटा। तो उसमें मैंने क्या किया? मैं ओरिजिनल मैं था, लेकिन मैं अपनी जगह पर किसको भेजा? किसी दूसरे पर्सन को भेजा। ये वाली बात समझ में आई सबको? बेटा जो दूसरे पर्सन यानी सेकंड पर्सन को भेजना सेकेंडरी एविडेंस होता है। अगर इस चीज को मैं ऐसे समझूं कि मतलब मैं हो गया प्राइमरी एविडेंस। अगर मैं जाता रिचा की शादी में तो मैं क्या हो जाता? प्राइमरी एविडेंस हो जाता कि नहीं हो जाता रिचा? Yes, sir. लेकिन बेटा अगर मैंने अपनी जगह पर अपना पर्सनल सेक्रेटरी भेज दिया है तो क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया ना वो। तो जब सेकंड पर्सन जा रहा है तो सेकेंडरी एविडेंस हो गया वो। ऐसे समझो, मतलब लेमैन समझा रहा हूं, भी लॉ नहीं समझा रहा हूं। आई बात समझ? हाँ, तो क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है बेटा, वो डॉक्यूमेंट ना पेश करके, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर पेश कर दिया जाएगा तब तो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा ना। थम्स अप करो ये वाली बात अगर समझ में आ रही हो सबको। तो इस डॉक्यूमेंट की जगह पर मैं कोई दूसरी चीज पेश करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बेटा? वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। और सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ कब दिए जा सकते हैं? जब वो सेक्शन 65 की कंडीशंस को क्या करे वो फुलफिल करे। और सेक्शन 65 की कंडीशन सेक्शन 65 की पहली लाइन क्या कहती है रिचा? फिर से पढ़ो। Secondary evidence may be given of the existence, conditions or contents of a document which in the following cases. ठीक है, मतलब एक सेकेंड मतलब ये कि जो उसमें सेक्शन 59 में और सेक्शन 22 में जो बार लगाया जा रहा है, सेक्शन किसमें 22 में और 59 में, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर डॉक्यूमेंट पेश करोगे तब तो प्राइमरी होगा ना। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई चीज करने जा रहे हो तो उसकी जगह पर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब तक करो। और बेटा ये सेकेंडरी एविडेंस कब फुलफिल हो जाए, कब दिया जा सकता है? जब वो क्या करे? सेक्शन 65 की कंडीशंस को फुलफिल करे, यानी सेक्शन 65 के परव्यू में आए। सेक्शन 22 में यही बात लिखी हुई है कि रूल्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट,
और वो रूल कहाँ प्रोवाइड है? सेक्शन 65 में प्रोवाइड है। अब आगे की लाइन पढ़ो ऋचा। A. When the original is shown on appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of एक any सेकंड person out of एक सेकंड। अब आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई ना कि सेक्शन 22 कहने की कोशिश क्या कर रहा था, क्योंकि सेक्शन 65 सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस का डोमेन है। वो जब हम वो क्लास पढ़ा रहे होंगे प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस तब पढ़ाएंगे, राइट? तो आप लोग समझ गए ना सेक्शन 22 कहने की कोशिश क्या कर रहा है? किसी को कोई डाउट सेक्शन 22 में? सबको समझ में आ गया सेक्शन 22? सोनाक्षी आपको समझ नहीं आया? आपने हैंड रेज नहीं किया है, मतलब थम्स अप नहीं किया हुआ है? आ गया फोन रहता है ना सर, क्या? फोन थोड़ा दूर रहता है ना, इसलिए वो बार बार। अच्छा, सॉरी। तो ये वाली बात सबको लेकिन ये याद रखना कि सेक्शन 22 इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगी मुक्ता गोविल। पढ़ो नेक्स्ट सेक्शन 23। Either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agree whether that evidence of it should be given. बंद कर लो, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। बेटा देखो, ध्यान से सुनो। मैं सेक्शन 23 में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि which section लिखो, ये लाइन लिखो सब लोग। which section of Indian Evidence Act applies to only civil cases तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा मुक्ता? सेक्शन 23 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही। समझ रही हो अर्पिता बाबू? बहुत बढ़िया। समझना बहुत जरूरी है। और क्या होगा? सेक्शन 23 में ही एक क्वेश्चन और भी पूछा, मुझे वो मैगजीन नहीं याद आ रही है अभी, कल मैं बता दूंगा पढ़ के फिर से, मैं भूल गया। वो उसमें था कि क्या कहते हैं, सुप्रीमा लेक्स करके ऐसे कुछ है, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, ऐसे करके कुछ भी जो भी है, वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो वो भी किससे है? सेक्शन 23 से ही रिलेटेड है। बस सिर्फ इतना जानना है हमें, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एडमिशन खत्म होता है यहीं पर, अब कन्फेशन शुरू होता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? 23 से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ऋचा? यस सर। बहुत दिमाग मत लगा देना। जी सर। हाँ, सब लोग थम्स अप करो अगर ये एडमिशन पूरा क्लियर है 17 से लगा करके 23 तक। तो यस। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनो। अब कुछ एडमिशन में कुछ और चीजें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें, उनको बहुत ध्यान से सुनो। टाइप्स ऑफ एडमिशन कितने तरीके के हो सकते हैं? तो एडमिशन कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन से एडमिशन 2 तरीके? कैसे? नंबर 1, वो या तो जुडिशियल एडमिशन हो सकता है। नंबर 1, या तो कैसा एडमिशन हो सकता है? जुडिशियल एडमिशन हो सकता है। या तो कैसा? नंबर 2, कैसा एडमिशन हो सकता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो सकता है।
कितने तरह का एडमिशन मैंने बोला कुमार मैम, कितने तरह का एडमिशन मैंने बोला कुमार मैम? कुमार मैम सो गए हैं लगता है। सांभवी से पूछता हूँ, सांभवी बताओ कितने तरीके का मैंने एडमिशन बोला? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, बहुत सही बेटा। जुडिशियल, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र दुबे, इंटरेस्ट रिपब्लिका। अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है दुबे, मैं कंफर्म नहीं कर सकता उस चीज को। देखो टाइप्स ऑफ एडमिशन में दो तरीके का अभी सांभवी जी ने जैसे बताया, एक तो जुडिशियल, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब बेटा क्या होता है? जुडिशियल का मतलब यह होता है कि जब एडमिशन किसके सामने किया गया हो, मेड बिफोर और मेड डायरेक्टली टू दी किसको कोर्ट के सामने, किसके सामने? कोर्ट के सामने किया गया। ये बात समझ में आ गई सबको? जुडिशियल एडमिशन मतलब, जुडिशियल एडमिशन आर दोज एडमिशंस मेड डायरेक्टली बिफोर whom? कोर्ट। बहुत सही, कोर्ट। अब ये कैसे किया जा सकते हैं? या तो ओरली कर दो बेटा, या तो थ्रू प्लीडिंग कर दो। या तो ओरली मतलब मुंह से बोल के बता दो, या तो किसी डॉक्यूमेंट में बता दो। तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? जुडिशियल एडमिशन हो जाएगा। इसे लिखो मत, बस खाली दिमाग में रखो, ठीक है? जितनी जरूरी चीज थी लिखने वाली हमने लिख के दे दिया आपको। प्रीलिम्स के लिए जो जरूरी होगी हम खुद बता देंगे आपको, लेकिन ये जाने रहो, सुने रहो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको? एक्स्ट्रा जुडिशियल का एडमिशन क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल, जैसे इसका नाम ही है बेटा एक्स्ट्रा। क्या नाम है इसका? एक्स्ट्रा। ये साधारण एडमिशन नहीं है, साधारण एडमिशन ये नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जुडिशरी से बाहर किया गया एडमिशन। आ रही बात समझ ऋषा? कि जुडिशरी जैसे कोर्ट के सामने करोगे तो वो जुडिशियल कन्फेशन हो गया, और अगर किसी दूसरे के सामने करोगे तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो जाएगा। इज इट ओके? बात समझ में आ गई सबको? बहुत सही। अब दूसरी चीज, जो जुडिशियल एडमिशन है, जुडिशियल एडमिशन का इम्पैक्ट कहां पे होता है? सब लोग जल्दी जाकर के सेक्शन 58 खोलो, सेक्शन 58 खोलो। खोल दिया सबने? सांभवी आपने खोला सेक्शन 58? पढ़ो, सेक्शन 58 पढ़ो। Facts admitted need not commit wrong. No बस facts बस need to be proved in any बस I'm sorry। सेक्शन 58 एक क्लियरली कोई भी डाउट नहीं है उसको, वो क्लियरली कह रहा है क्या? कि वंस एनीथिंग इज एडमिटेड दैट थिंग नीड नॉट बी प्रूव्ड। क्या उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? लेकिन वो कौन सा वाला एडमिशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है? जुडिशियल एडमिशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात की जाएगी बाबू, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल को प्रूव करने की जरूरत होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट इस वाली बात में? ऋचा, कोई डाउट है बाबू आपको? नो सर। क्लियर हो गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है और जुडिशियल कन्फेशन एडमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये क्लियर हो गया बात? यस सर। तो जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। क्या? नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ऋचा बोलो क्या है?
Sir, judicial admissions are not required to be proved. और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। दोनों में अगर कभी डिफरेंस पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि सेक्शन 58 में जो कह रहा है कि एडमिशंस नीड नॉट बी प्रूव, वो बेटा सिर्फ कौन से एडमिशन की बात कर रहा है? Judicial admissions. जुडिशियल एडमिशन की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन की बात नहीं कर रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का कोई एक एग्जांपल बताइए। शांभवी, हाँ हाँ, क्या नाम? हाँ, शिवांगी सोनकर, बोलो बाबू। सर एक्स्ट्रा जुडिशियल में जैसे पुलिस के सामने हम अपना कंप्लेंट करते हैं या फिर एडमिशन करते हैं या फिर दो लोग कोई बात कर रहे हो, उसमें सर हो सकता है। या फिर सर इसका एग्जाम्पल है जैसे किसी को कोई किसी तरह से इंजर्ड हो गया है, कोई क्राइम कमिट करके आता है, वो डॉक्टर के सामने बताता है मैं मर्डर करके आया या फिर ऐसे करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो सब लोग, कुछ सीखो सब लोग। किससे? शिवांगी से। इन्होंने बहुत बढ़िया सब बता दिया कि मतलब कोर्ट को छोड़ करके अगर किसी के सामने भी किया जाए एडमिशन तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है। ठीक है? कोर्ट के सामने किसी से भी किया जाए एडमिशन तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो जाएगा। जैसे अगर इस क्लास में बैठ करके कोई कहो कि मैंने काम किया है तो क्या हो जाएगा? वो कैसा एडमिशन होगा शिवांगी? जी सर, वो अगर इस उसमें क्या कहते हैं, क्लास में कोई एडमिशन करता है हमारे बीच में तो कौन सा एडमिशन होगा? वो एक्स्ट्रा जुडिशियल सर। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होगा, क्योंकि अभी इसमें से कोई भी जज नहीं है। कोर्ट नहीं है। और अगर जज होता भी तो जज तब होता है जब वो कोर्ट में होता है, तब। या फिर तो जब वो न्यायिक कार्य कर रहा हो तब। वही न्यायिक कार्य कर रहा होगा तभी कोर्ट में होगा ना। ठीक है, हैंड डाउन कर लो। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि दो तरीके के होते हैं उनकी, और उनमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस क्या होता है? दो मेन डिफरेंस कि जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने किए जाते हैं? कोर्ट के सामने। एक्स्ट्रा जुडिशियल किसके सामने किए जाते हैं? आउटसाइड द कोर्ट किए जाते हैं। जुडिशियल कन्फेशन को नीड नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मुस्कान गुप्ता बताएंगी कि जब मैं एडमिशन शुरू किया था तो उसमें मैंने 5 पॉइंट बताए थे कि मैं एडमिशन में कौन कौन से 5 पॉइंट डील करूंगा, उसमें से कितने पॉइंट हो गए ये बताएं मुस्कान गुप्ता। जी सर। कितने पॉइंट हो गए? सर पॉइंट सर हो गए हैं आपके, वो तो गए सर 5 सर। नया जूता तुम्हारे लिए खरीदना पड़ेगा, मुझे समझ आ गया। अभी मैंने एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन नहीं बताया। हाँ सर, ये नहीं बताया आपने, ये 4th पॉइंट में लिखा हुआ है सर। तो सब लोग पहले हेडिंग बना लो कि व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन और इफेक्ट ऑफ एडमिशन। बेटा किसी चीज को अगर एडमिट करोगे तो उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हेडिंग बना लिया सबने? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं पहली क्लास जब एडमिशन की पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वही हेडिंग लिखो, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन और इफेक्ट ऑफ एडमिशन। मतलब ये कि जो हम एडमिशन कर देंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कुछ काम का भी होगा कि सिर्फ हम चिल्लाते घूमेंगे कि एडमिशन कर दिया। ठीक है सारिका सेन यादव? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अर्पिता आपको समझ में आता है हर चीज? यस सर आपका इतने गुस्से में काहे बोल रही हो बाबू? नहीं सर गुस्सा नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी आवाज ही ऐसी है, मुझे लगा गुस्से में बोल रही। सॉरी। हाँ मुस्कान बोलो। सर इसमें से 4 पॉइंट के लिए मुझे 5 दिख नहीं रहा सर। क्या नहीं दिख रहा है? सर मतलब 4 ही थे, जैसे व्हाट इज एडमिशन और उसका मेक एडमिशन, द लेक्चर एलिजिबिलिटी एंड फोर्थ का दी एविडेंस की वैल्यू ऑफ एडमिशन। आप लोग 5 बोले थे, 5वां कौन सा है सर? अरे तो 4 ही होगा फिर, एविडेंस की वैल्यू ऑफ एडमिशन ही लास्ट है। अच्छा ठीक है सर। अब मैं याद थोड़ी रहता कि मैं कब क्या बोला हूँ। ठीक है मुस्कान, तो हम एविडेंसरी वैल्यू पढ़ने जा रहे हैं। एविडेंस देखो, सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी होगी, क्या याद रखनी होगी कि इट इज एडमिशन इज क्या, एडमिशन क्या है बेटा? एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एडमिशन, क्या है? एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। लिख लो सब लोग ये बात कि एडमिशन इज देखो, एडमिशन इज a substantive piece of evidence लिख रहे हो ना सब लोग? लिखो लिखो जल्दी जल्दी कि क्या एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स एडमिटेड, ऑफ द फैक्ट्स एडमिटेड। लेकिन सिर्फ इतने पे नहीं रुकना है, हमें क्या करना है? इतना लिखने के बाद में लिखना है कि once they are duly proved, once they are duly, D-U-L-Y, duly proved, evidence is evidence बोल रहा हूँ, admission is substantive piece of evidence once they are duly proved। ठीक है, ये बात मैं नहीं बोल रहा, किसने बोला बाबू? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला। किस केस में बोला था? केस का नाम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। भगत सिंह वर्सेस भागीरथी, भगत सिंह वर्सेस भागीरथी, भगत सिंह वर्सेस भागीरथी। इज इट ओके? अगला पॉइंट अब लिखना नहीं है, अब ध्यान से सुनना है सिर्फ। इतना चीज इंपॉर्टेंट था कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन क्या है, तो क्या अब मार्क करोगे कि इट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, मार्क करोगे। सब लोग थम्स अप करो अगर एविडेंस को सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मार्क करोगे तो। बहुत बढ़िया। बट इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट एडमिटेड। एक कंक्लूसिव प्रूफ बेटा नहीं है। तो कंक्लूसिव ऑप्शन होगा कि व्हाट इज द और व्हाट आर द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। ऑप्शन होगा कि इट हैज नो वैल्यू। नंबर 2 होगा इट हैज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। नंबर 3 होगा कि इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। नंबर 4 होगा नन ऑफ द अबव। तो क्या मार्क करोगे मुस्कान? जी सर। क्या मार्क करोगी ऑप्शन में? एडमिशन इज अ यही सर सब्सटेंटिव पीस वाला सर मार्क करेंगे सर। सब्सटेंटिव की स्पेलिंग बताओ। SUBSTANTIVE। बहुत बढ़िया। पीस की स्पेलिंग बताओ। PEICE। क्या क्या क्या? PEICE। हाँ सांभवी, पीस की स्पेलिंग बताओ इनको। PICCE। ठीक मुस्कान? ई मिस्टेक हो गया बस। बेटा ये छोटी ही मिस्टेक होती है, बड़ी मिस्टेक तो तुम बड़ी होकर के करोगी। ठीक है सर, आज के लिए बेइज्जती बहुत हो रही है वैसे।
बेटा बेइज्जती नहीं है, अगर तुम गलत लिखे रहोगी तो गलत ही तो याद करोगी ना। हाँ हाँ सर वो तो है, नहीं सर जब लिखते हैं तो सारी चीजें देख के लिखते हैं सर। बेटा ये तुम देख के नहीं लिख रही हो, तुम अभी पीस लिखी हो तो पीस, मुझे पता था तुम पीस गलत लिखी हो, मैं इसीलिए तुमसे सब्सटेंटिव और पीस दोनों की स्पेलिंग पूछा था। और आज तुम सर तो आप क्या, उतार से सब देख लेते हैं सर, अभी तो रफ लिखा है ना सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अब हम कौन से सेक्शन पे पहुंच जाएंगे? सेक्शन 31 खोलो जल्दी से सब लोग, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसको पढ़ो रिचा जल्दी से। Admissions not conclusive proof but may stop. एक सेकंड क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा whether admission is a conclusive proof of the fact admitted, तो उसका ऑप्शन क्या मार्क करोगी संभवी? No, it is not a conclusive proof. बिल्कुल। और फिर क्वेश्चन आएगा कि अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इट इज सेड कि एविडेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगी मुस्कान? सेक्शन 25 ऑफ बीएसए। अरे हम इंडियन एविडेंस एक्ट पूछ रहे हैं। अच्छा सर तो सर उसमें फिर सर जो होगा तो कोई हमारे में तो मेरे पास तो बीएसए ही है ना, नहीं बात है सर। अच्छा ठीक है, संभवी बता दो कि 31 मार्क करोगी, संभवी बताओ ये बात। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बिल्कुल सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मार्क किया जाएगा, दैट्स ऑल। और ये कह रहा है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होगा, मतलब अगर मैं किसी चीज को एडमिट कर लेता हूं तो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन वो कैसे काम करेगा? एज ए इस्टॉपल काम करेगा, इस्टॉपल काम करेगा। इस्टॉपल का मतलब समझते हो? कोई है जो इस्टॉपल का मतलब जानता है? मैं समझाता हूँ, हाँ शिवांगी बताओ। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि सर अपनी कही गई बातों से पीछे ना जाए। बिल्कुल शाश्वत जी, अब आप बताइए। बिल्कुल सही है आपका। सर बेसिकली टॉपिक एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो पर्सन को बार करता है अपने मतलब किसी भी क्लेम को आर्ग्यू करने को, तो रोकता है कि आप पलट नहीं सकते अपनी बात से, क्योंकि आपने प्रीवियसली कही थी, और उस बात पे एक सामने वाले पर्सन ने अपनी लीगल पोजीशन चेंज कर दी है, उसी की बात नहीं होता। वो लीगल पोजीशन चेंज करने वाली बात उसमें है, किसमें है? क्या नाम उसका? कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट में है। बट सर सामने वाला अपनी लीगल पोजीशन चेंज करेगा तभी तो, अदरवाइज ऐसे तो कोई भी बात कुछ भी कहता है। नहीं, जब आप लीगली कोई बात बोलोगे, भले ही सेक्शन 115 पढ़ो इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 115। सर इसमें ये हो सकता है कि उस कही गई बात पर अगर कोई थर्ड पर्सन उस पर कोई एक्ट कर देता है, हाँ वो एक बिल्कुल तभी नहीं हो सकता, और दोषपूर्ण लाभ नहीं ले सकते ऐसा। ठीक है, लड़ो मत, बस अभी हम स्टॉपल पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान से सुन लो। स्टॉपल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कि जो तुमने कह दिया उसके पीछे हटोगे तो मुक्का मारे जाओगे, ठीक है? और वो मुक्का कौन मारेगा? कोर्ट मार देगा। आई गई बात समझ सबको? मतलब ये कि तुम अपनी कही बात से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है? तो अगर एक बार तुमने किसी चीज को एडमिट किया, मान लो मैंने एडमिट किया कि यक्स मेरी वाइफ है, मैंने एडमिट किया कि यक्स इज माई वाइफ, अब मैं ये डिनाई नहीं कर सकता, ये मेरे खिलाफ कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है कि यक्स इज माई वाइफ, लेकिन वो क्या है? एज ए स्टॉपल, मतलब मैं अब पीछे नहीं हट सकता इस बात से। आ रही बात समझ सबको? लेमैन लैंग्वेज में सबको समझ में आ रही है वाली बात? बेटा मुस्कान, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, तुमको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ कि स्टॉपल
सेक्शन 31 क्लियरली कह रहा है कि एडमिशन जो बेटा करोगे वो क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने एडमिट किया कि ये जो मार्कर है ये मेरा नहीं है, एडमिट कर लिया मैंने, अब क्या हुआ, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ये मेरा नहीं है। भले ये सेल्फ हार्मिंग है लेकिन फिर भी ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एज ए स्टॉपल यूज किया जा सकता है मेरे अगेंस्ट। अब कल को मैं उठ करके ये नहीं कह सकता कि ये जो मार्कर है वो मेरा है। कल को ये मैं उठ के नहीं कह सकता कि ये मार्कर मेरा है। आगे बात समझ सबको? थम्स अप करो अगर समझ में आ गई हो बात। बहुत बढ़िया। अब सेक्शन 31 पढ़ लिया हमने, सेक्शन 58 फिर से पढ़ते हैं। सेक्शन 58 कहता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यही तो कहता है ना रिचा? Yes, sir. बेटा उसका मतलब ये है कि उसकी एडमिसिबिलिटी, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या हो गई, एज ए वेवर ऑफ प्रूफ की हो गई। क्या हो गया, वेवर ऑफ प्रूफ। एक बार किसी चीज को आपने एडमिट कर लिया तो उस चीज के लिए प्रूफ की जरूरत अब नहीं है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वेवर ऑफ प्रूफ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वेवर ऑफ प्रूफ इज इंश्राइंड, तो किस सेक्शन में? 58 में। 58. बहुत बढ़िया। आगे बात सबको समझ कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन क्या है और ये किस किस सेक्शन में इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। किसी को कोई शक इस वाली बात में? बेटा आज मैं खड़ा इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत मेहनत किया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए ये मार्कर और ये बोर्ड ये सब रखा हुआ है। मैं खड़े होने की हिम्मत नहीं है मेरे में। किसी को इस बात से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। श्रद्धा दुबे जी आप ये बताइए कि आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है क्या? श्रद्धा दुबे, क्या आप मुझे सुन पा रही हो? आई थिंक इश्यू है सर। ओके, आप क्या कहते हैं, एक बार अपने उसको वो कर लो, क्या कहते, फ्लाइट मोड पे लगा करके और फिर से फ्लाइट ऑन करो, हो सकता है आपका नेट अच्छा चलने लगे। ठीक है, फ्लाइट मोड लगाओ फ़ोन को और फिर इंटरनेट ऑन करो और फिर सब कुछ चलाओ तो हो सकता है चल जाए। तो एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन हमने देख लिया। शाश्वत जी आप बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया? शाश्वत सिंह जी, तो एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन की बात अगर, अच्छा ये बताओ, अगर एडमिशन की बात आएगी, एडमिशन पे अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सभी लोग लिख दोगे कि नहीं लिख पाओगे? कितने लोग लिख दोगे एडमिशन पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन? हैंड रेज करो, थम्स अप नहीं, हैंड रेज। सिर्फ 7 लोग लिख पाओगे। अठारह लोग। रक्तिमा चंदा आप लिख पाओगी कि नहीं लिख पाओगी? मुक्ता आपने हैंड रेज नहीं किया? कर दिया है, दिख नहीं रहा था। अरे एबीसी कौन है भाई? एबीसी कौन है? एबीसी कौन है? कौन? अमित सर। अमित रंजन, राइट? जी। बेटा आप अपना नाम चेंज कर लो। सर जल्दी में सर लेट हो गया था ना, इसलिए वो नाम लिखने में थोड़ा वो लगता है एबीसी लगा दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप सब लोग को एक क्वेश्चन पक्का जानो कि एडमिशन वाला क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा टेस्ट में। ठीक मुस्कान?
क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। जी सर। हाँ, एडमिशन वाला पक्का पूछा जाएगा और सब कुछ होना चाहिए कि व्हाट इज एडमिशन से एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन तक। ठीक है, सर एक बार कैसे क्वेश्चन मतलब एक बार बता देते किस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा आइडिया होगा। अच्छा तुम्हें आंसर लिखना भी नहीं पता है क्या? सर आंसर लिखना पता है, बट आप किस तरीके से लिखते हैं थोड़ा वो एक नॉलेज में आता जैसे। अच्छा ठीक है, पहले हैंड डाउन करो सब लोग और फिर से एक बार एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, उस पर हैंड रेज करो। ऐसे ही आप भी हैंड डाउन करो। अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों को लगता है कि हमको एक पूरा सेशन ही ले लेना चाहिए आंसर राइटिंग पे? यार बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है। एक सेकंड, चलो अभी के अभी सेशन ले लेते हैं आंसर राइटिंग पे। ले ले, जी सर भाई आप हैंड डाउन करो सब लोग, हैंड डाउन करो सब लोग, हैंड डाउन करो और फिर से हैंड रेज करो कि क्या अभी के अभी इस पे आंसर राइटिंग पे क्लास लूं कि ना लूं। चलो लेते हैं। और एक चीज आप सब लोग अपनी जहां कॉपी लिख रहे हो उसमें एक बात नोट कर लो, पहले नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। उसमें लिखो कि संडे को ये बात लिखो ऐसे कि संडे को हिंदी मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, संडे को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें हम सभी लोग उपस्थित होंगे। ठीक है, सब लोग लिख लो ये बात। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की मास्टर क्लास होने जा रही है जो कि सबके लिए है। ठीक है, और उसमें सबका रहना अनिवार्य है बेटा, क्योंकि मेंस में हिंदी में और इंग्लिश में यस से प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन अगर नहीं कर पाओगे तो मेंस क्लियर नहीं होगा, और मेंस नहीं क्लियर होगा तो आपका सपना सपना रह जाएगा, आप जज एपीओ नहीं बनोगे। ये बात समझ में आ गई सबको? तो सब लोग संडे वाली क्लास तो करोगे ही करोगे। और अभी के अभी ऑन द स्पॉट मैं क्या बताने जा रहा हूं, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आर यू रेडी? यस सर। हाउ इज द जोश? यस सर। चलो, एनर्जी मेरे पास थी तो नहीं, लेकिन एनर्जी लाना पड़ेगा भाई। रुक जाओ, लाइट बंद करने दो पहले। ये हुई बात। अरे ये बताओ कि बोर्ड दिख रहा है सबको अच्छे से? हाँ, बोर्ड दिख रहा है। यस, बहुत बढ़िया। देखो, कोई क्वेश्चन पहले पूछो आप लोग, कोई क्वेश्चन पूछो जो लॉन्ग आंसर टाइप का हो। यही सर एडमिशन वाला ही जैसे आपने बताया कि तो कंपलसरी आएगा नहीं आएगा तो अच्छा, इसी को बता दें। मतलब तुम चाहती हो कि मैं पेपर बनाऊं, मैं ही पेपर सॉल्वर हो जाऊं? नहीं सर, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा समझने के लिए। चलो ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन है, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो सब लोग, पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से। मुस्कान क्वेश्चन लिखो बेटा आप। हाँ सर, बोलिए सर। व्हाट इज एडमिशन? Who can make admission? What is the relevancy and admissibility of the admission? And also put light upon the evidentiary value of admission. लिख लिया सबने ये बात?
सब्सटेंशिएट योर आंसर, अभी इसी में लिखो सब्सटेंशिएट योर आंसर विद, क्या बोला आपने? ये वाला also put light upon the evidentiary value. एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। हो गया इतना? फिर लिखो इसी में अगला पॉइंट लिखो। लॉन्ग आंसर टाइप की बात कर रहा हूं 25 नंबर का। सब्सटेंशिएट योर आंसर्स, सॉरी आंसर सब्सटेंशिएट योर आंसर with relevant case laws and illustrations लिख लिया? सबने लिख लिया? ये सब हो गया। सब लोग थम्स अप करो अगर सबने लिख लिया हो तो। किसी का छूट गया हो तो बोले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो चीजें मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, और 15 तारीख के पेपर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। होगा रिफ्लेक्ट कि नहीं होगा? थम्स अप करो। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। रुक जाओ, मुस्कान गुप्ता क्वेश्चन रिपीट करो। क्या बोला था मैंने? मैं भूल गया। Sir, what is admission? Who can make admission? What is the relevancy and admissibility of the admission? And also put light upon the evidentiary value of admission. Substantiate your answer with relevant case laws and illustration. ठीक, मैं लिख लिया आपने। अब देखो इसमें कितने पार्ट हैं कि व्हाट इज एडमिशन, हु कैन मेक एडमिशन 2, व्हाट इज द रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन 3, द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन 4 एंड द केस लॉज एंड इलस्ट्रेशन 5 पार्ट है इसमें। और कितने नंबर का क्वेश्चन है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। 5 पार्ट 25 नंबर के क्वेश्चन। बेटा इसका मतलब हमको सारे पार्ट को बराबर इज्जत देनी पड़ेगी, बराबर इज्जत दे। पहला पॉइंट, रूल नंबर 1 ऑफ आंसर राइटिंग कि नेवर मिस, लिखो सब लोग। रूल नंबर 1 ऑफ आंसर राइटिंग, नेवर मिस एनी पार्ट ऑफ क्वेश्चन while writing the answers. Never miss any part of the question while writing answers. नंबर फर्स्ट हो गया। आगे बात समझ सबको? थम्स अप कर दो। पॉइंट नंबर 1 आंसर राइटिंग का पॉइंट नंबर 1 क्या है? मुस्कान बोलो, पॉइंट नंबर 1 बताओ क्या है? Never miss any part of question while writing answer. अब ये तो हो गया रूल नंबर 1 की रूल नंबर 1। अब बेटा ये रूल नंबर 1 है जो इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ध्यान से सुनो, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर दे के आया हूं, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। पढ़ के सुनाऊं कि रहने दूं? देख मिल गया। अभी मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा। नहीं पहले ही पढ़ के सुना देता हूं। मैंने रूल नंबर 1 क्या लिखा है? मुस्कान बोलो जल्दी से। Never miss any part of question while writing answer. ठीक, क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ज इज टू बी फॉर्म्ड, चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड फर्स्ट when only the trial can proceed। ठीक है, फिर अगला पार्ट है इसी में कि explain the term charge and its contents together with the format in which it is to be framed। फिर इसी का अगला पार्ट है when this can be altered and what will be the effect। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आया डिस्कस। इतना लंबा क्वेश्चन, फिर आया डिस्कस। अब पहला पार्ट इसका बेटा
अब पहला रूल क्या है कि नेवर मिस एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो उसको अगर फुलफिल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमको क्वेश्चन को कम से कम कितनी बार पढ़ना होगा। कितनी बार पढ़ोगी मुस्कान? 3 बार सर। 3 बार पढ़ोगी। तो उसमें लिखो रूल नंबर 1 के नीचे कि रीड क्वेश्चन एट लीस्ट 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार पढ़ोगी। बेटा जब हम इस पेपर दे करके निकले, जब हम पेपर दे करके वाला निकले, तो जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या लिख दिया इसमें, ज्वाइंटर एंड मिस ज्वाइंटर ऑफ द चार्जेस भी लिख डाला। जब सीआरपीसी आप पढ़ोगे तो उसमें ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज, मिस ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज है कि नहीं है? हम सब करो अगर पढ़ा हो किसी ने तो। जबकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर की बात नहीं की गई थी। Even this question is not talking about the error of the charge which is contained in section 215 of the CRPC. This question is talking only about section 211, 12, 13, 14 and 216 and 217। इतना लिखना था हमको। लेकिन वो बहुत लोग क्या जल्दी से देखो, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हम जानते हैं या जिसको हम पहचानते हैं उसके लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, है कि नहीं है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं है? कि जिसको अगर आप पढ़े और क्वेश्चन और क्या हुआ, आपको लगा कि अरे इस क्वेश्चन को तो मैं जानता हूं, बस अंदर से उबाल मारने लगेगा कि लाओ जल्दी जल्दी लिखने लगता हूं। बेटा इस उबाल को क्या करना है, इस उबाल को कंट्रोल में रखना है। चाहे जितना तेज आपका खून उबाल मारे, आपको कितनी बार क्वेश्चन पढ़ना है मुस्कान? 3 बार। खून उबाल मारने दो उसको। आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ने ध्यान दो। बेटा जब क्वेश्चन तुम पढ़ के समझ जाओगी तो आंसर अपने आप भी जहां उबाल मार रहा है वहीं से निकाल लाना। आ रही बात समझ? जी सर। पहला पॉइंट हो गया आंसर राइटिंग का। नंबर टू, बेटा जब आपने क्वेश्चन को कई बार पढ़ लिया है, जैसे अब अपना वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडमिशन, तो हिट द बुल्स आई मतलब डायरेक्ट लिखो व्हाट इज एडमिशन। यही तो है ना पहला पार्ट मुस्कान? जी सर यही है सर। तो इसमें बेटा इसका हिट द बुल्स है मतलब ध्यान से सुनो सब लोग, रुक जाओ, इसको मुझे फुल स्क्रीन पर करने दो। हाँ अभी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सबको? जी सर। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज एडमिशन, तो बेटा व्हाट इज एडमिशन को जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट बुल्सआई हिट करोगे। बुल्सआई मतलब पहला चीज लिखोगे, कि अंडर सेक्शन, पहला पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट। अभी मैं 30 जुलाई 2024 को अपनी यूपीपीसीएस की कॉपी देख करके आया हूँ। उसमें मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की हैं, मतलब जो मैंने उसमें नोटिस किया वो सब चीजें आज अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि लिखोगे अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब ये कि आपको प्रोविजन नंबर जरूर लिखना है, लिखो ये बात लिखो अपने कॉपी में कि राइट द प्रोविजन नंबर नेसेसरीली। मुस्कान समझ में आ रही बात? जी सर। बहुत बढ़िया। दूसरा इसी में अब बेटा आपने प्रोविजन लिख लिया, अब इसी में लिखो कि अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड एडमिशन इज डिफाइंड। यही तो लिखोगी ना मुस्कान कि अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड एडमिशन इज डिफाइंड। अगर 17 नहीं समझ में आ रहा,
17 तो लिखना ही है, लेकिन अगर आप इसमें और फ्लेवर लगाना चाहती हो तो क्या लगाओगी, ब्रैकेट में 15 आप BSA भी लिख दोगी। मतलब कि एग्जामिनरों को लगे कि ये बच्चा बहुत जानता है, जबकि आपको कुछ जानने आने की जरूरत नहीं है। बस खाली नंबरवा याद रखो, अंदरवा का तो सब सेम है। जी सर। समझ रहे हो ना सब लोग? कितने लोग ये वाली बात मेरी समझ पाए? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रिचा रहा है, बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आंसर राइटिंग में? सर प्रोविजन नंबर मेंशन करना। ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना। मैं उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस की क्रोनोलॉजी में, ठीक है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? ऋषा? सर क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना एटलीस्ट। हाँ, मतलब कि किसी भी पार्ट को मिस ना कर दो, तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ। क्योंकि कई बार होता है कि हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, पूछना क्या चाह रहा है, हमको जो याद था हम वो लिख करके चले आए। ये बात समझ में आ गई सबको? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। 3 बार पढ़ना मतलब ये कोई मैं क्या कहते हैं उसी लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रहा हूँ कि बस 3 बार पढ़ना है। आपको तब तक पढ़ना है जब तक वो आपको इस दिमाग में घुस ना जाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। आ रही बात सबको समझ? हम सब करोगे, सबको समझ आ रही हो तो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बेटा जब आप क्या कर लोगे, जब आपने क्वेश्चन को 3 बार अच्छे से पढ़ लिया है तो क्या हो जाएगा, आपको सब चीज विजुअलाइज होने लगेगी। जब विजुअलाइज होने लगेगी तब आप आंसर लिखना शुरू करोगे। जब आंसर लिखना शुरू करो तो अगर प्रोविजन नंबर आपको याद है, जो कि होना ही होना चाहिए, तो क्या लिखोगे पहले नंबर पे? पहले नंबर पे बेटा प्रोविजन नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे? क्या मुस्कान बोल रही हो? सेक्शन मेंशन करेंगे ना सर? हाँ वही बिल्कुल, सेक्शन मेंशन करोगी। अब क्या करोगी? अब आपको ज्यों का त्यों याद कर लेना है। क्या? बेरेट का प्रोविजन ज्यों का त्यों याद कर लेना है। कितने लोग याद कर लोगे? सर पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते। अरे पहले सुनो यार, तुम बीच में कूद रही हो। ये वाली बात समझ में आई? आप देखो, जो लोग याद कर सकते हैं उनके लिए इसका बेटर सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता। जो लोग याद नहीं कर सकते हैं उनको भी याद करना ही करना पड़ेगा। आगे बात समझ मुस्कान? अब कि जो याद कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जो नहीं याद कर सकते उनको भी याद करना है। आप क्या करेंगे? हमने जब आपको पढ़ाया है बेटा, तो हमने क्या कर दिया है, सारे सेक्शन को तोड़ दिया है। आप क्या करो, आपको डायरेक्ट प्रोविजन अगर नहीं याद है तो आप क्या कर दो, उस तोड़े हुए भाग को क्या हेडिंग डाल करके लिखोगे? इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ या इसेंशियल्स ऑफ एडमिशन। और फिर क्या कर दोगे, पॉइंट वाइज में 1 2 3 4। आ रही बात समझ सारी का? निहारिका निगम? यस सर। बेटा मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था कि अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड एडमिशन इज डिफाइंड, राइट? और फिर अगला लाइन में क्या लिखूंगा कि एडमिशन हैज फॉलोइंग इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। फिर हेडिंग क्या डालेंगे, इसेंशियल्स ऑफ एडमिशन। देखो हेडिंग पे, सब हेडिंग पे बहुत ध्यान देना है। हेडिंग सब हेडिंग पे क्या करना है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है? और प्रोविजन नंबर पे बहुत ध्यान देना है। अब ध्यान से सुनो बेटा,
कोई एक इंसान होता है, उसके क्या होता है, हेड होता है, टॉर्सो होता है, लेग होता है कि नहीं होता? थम्स अप करो बेटा। अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी का लेग निकाल करके हेड में लगा दूं, लेग निकाल करके हेड में लगा दूं, ठीक है, और हेड लगा करके कहाँ, टॉर्सो में लगा दूं, और टॉर्सो कहाँ लगा दूं, लेग की जगह पर लगा दूं, तो बेटा ये बताओ कि वो इंसान रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रिचा बताओ, नहीं रह जाएगा ना। इसीलिए हर चीज का एक स्ट्रक्चर्ड वे होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आप पहली चीज पूछी जा रही है क्या, व्हाट इज एडमिशन, तो आप क्या आंसर करोगे, व्हाट इज एडमिशन आंसर करोगे। ये बात समझ रहे हो सब लोग? दूसरी चीज, अगर कोई प्रोविजन ऐसा है जिसके पीछे का रेशनल बता सकते हो, क्या बता सकते हो, रेशनल बता सकते हो कि एडमिशन को क्यों माना गया। ये सेक्शन 21 में जब आप बता रहे होगे कि इसकी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, उसके पीछे रेशनल दोगे कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट या सेल्फ हार्मिंग एडमिशन के पीछे का रेशनल क्या है, उसको रेलेवेंट मानने का रेशनल क्या है, तो क्या है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट बेटा कोई तब तक नहीं बोलता जब तक वो सच ना हो। बताया कि नहीं बताया क्लास में, ये बताओ रिचा। बताया है सर। तो उसका बेटा एक अलग हेडिंग ऐसे बना के छोटा सा लिख दोगी कि द रेशनल बिहाइंड क्या, एडमिटिंग द सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। आप समझ रहे हो ना? आपके पास कंटेंट वही है, आपको क्या कर देना है उसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देना है। समझ रहे हो सब लोग? अरे बोल दो भैया कोई कि समझ रहे हो। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, ये फिर इसेंशियल्स लिख दोगे। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए कि इसमें तो 4-5 चीजें डील करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन इसेंशियल को चाहे तो एक्सप्लेन करें और चाहे एक्सप्लेन ना करें। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही और एक मतलब 2 पार्ट में ही पूछा होता तो हम क्या करते, इन सारे इसेंशियल्स को क्या करते, एक्सप्लेन करते। और डिपेंड करेगा क्वेश्चन को, अगर आप 3-4 बार पढ़े रहोगे और समझे रहोगे तो क्या करोगे, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। लेकिन एक्सप्लेन करना बेटर ऑप्शन होता है। समझ रहे हो सब लोग? थम्स अप करो। बहुत बढ़िया। लेकिन जबरदस्ती एक्सप्लेन मत करने लगना, क्योंकि अगर वो पांच इंग्रेडिएंट हैं, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अगर हैं, तो बेटा अगर आप हर चीज एक्सप्लेन करने लगोगे तो आप विद इन टाइम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? लेकिन आप क्या कर दो, लिख सब चीज दोगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, क्वेश्चन छोटा है और आपको क्या करना है, उसका आंसर लंबा देना है, तो आप क्या करोगे, हर चीज को, हर इसेंशियल को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। समझ रही हो मुस्कान? जी सर, समझ रहे सर। तुम गुस्सा हो गई हो क्या? नहीं सर, सोचा थोड़ा कम कूदे ज़्यादा बेटर है। अच्छा ये बोल दिया था क्या कि कूद रही हो? अरे प्रेशर बन जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सॉरी अगर तुमको मैंने कूदना बोल दिया था, ठीक है? नहीं सर, कोई नहीं, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा ठीक है। वैसे आज तुमने बोला, मैं तुम्हारा स्टेटस देखा था, तुमने उसमें लिखा था कि स्माइल करते रहना चाहिए, और फिर तुम दुखी हो रही हो खुद से। हाँ सर। हाँ, तो तुम्हारे पास दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुमने आज खुद एडमिट किया है, तुम उससे डिनाई नहीं कर सकती।
तुम पे क्या लग रहा है? स्टॉपल लग रहा है। जी 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 सर। ठीक मुस्कान? हाँ हाँ सर, ओके लेकिन सर। बेटा वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था कि आप मुस्कुराओगी, खुशी रहोगी। ठीक है? ठीक है सर। आप समझ में आ रहा है एडमिशन क्या कैसे होता है? जी जी सर। हाँ, तो क्या करना है, हमको इसेंशियल लिखना है और उनको एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट उसका पार्ट है क्या? नेक्स्ट पार्ट है उसका कि हु कैन मेक एडमिशन। तो उसमें बहुत सारे मतलब पार्ट में हमको लिखना है। सेक्शन 18 लिखना है, 19 भी लिखना है, 20 भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें सबको तवज्जो देंगे, ये नहीं कि कुछ को छोड़ दें। और फिर उसमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि थर्ड पार्टी कर सकती है कि नहीं कर सकती एडमिशन, और सिर्फ पार्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्रिविटी आप एडमिशन होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। समझ रहे हो ना निहारिका? Yes, sir. फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, इन सबके बीच में केसेस डालते रहेंगे। ध्यान रखना, क्या करेंगे, केसेस डालते रहे। हम आपको क्लास में केस इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि केस हमने नोट्स में लिख के दे दिया आपको। निहारिका, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करोगी, केस को याद करोगी और केस को बीच बीच में जहां जरूरत होगी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चिपकाती रहोगी। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. हाँ, और क्या करना है, इलस्ट्रेशन देना है उस, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन में के पीछे जो पूछ लगी थी, वो पूछ में क्या था कि सब्सटेंशिएट योर आंसर विद रेलेवेंट केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस। इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि जब क्वेश्चन पूरा लिख लो उसके बाद में जा करके तुम क्या करो, अब हेडिंग डालो कि केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस। समझ रहे हो? उसको आप रेलेवेंट जगह पर क्या करते रहोगे, लिखते चले जाओगे साथ साथ। जहां पे जैसे सेक्शन 17 में कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, सेक्शन 18 में इलस्ट्रेशन है कि नहीं है? रिचा बताओ, है कि नहीं है इलस्ट्रेशन? है सर। तो बेटा जहां जहां इलस्ट्रेशन है उसमें से एक दो इलस्ट्रेशन उठा के क्या कर दोगी, चिपका दोगी। ठीक है? बिल्कुल सर। हाँ, बट उसमें इलस्ट्रेशन मत हेडिंग डाल देना कि इलस्ट्रेशन, उसमें लिखना फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखना? फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? उसमें इलस्ट्रेशन हेडिंग मत डाल देना। समझ आ रहे हो सब लोग? और ऐसे ही सारे पार्ट में इसी टेम्पलेट को सारे पार्ट में क्या कर दोगे, लागू कर दोगे। इसी टेम्पलेट को सारे पार्ट में क्या कर दोगे, लागू कर दोगे। और इससे आपका क्या निकल के आएगा, एक परफेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को क्या कर दूं, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर देता हूं। मैंने पूछा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा कि व्हाट इज एडमिशन, मैं किसी दूसरी तरीके से पूछा। मैं मान लो ऐसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, डिस्कस इट्स रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। सिर्फ इतना पूछा, एंड सब्सटेंशिएट योर आंसर विद रेलेवेंट केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस। ये बात बेटा मैंने पूछी आपसे, क्या पूछा कि व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन एंड व्हाट इज इट्स रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। इसमें भी आपको लिखना है व्हाट इज एडमिशन, क्योंकि बेटा एडमिशन बताओगे तभी तो उसकी एडमिसिबिलिटी की बात आएगी। लेकिन उसमें आप उसको डिटेल में नहीं बताओगे। आप क्या करोगे, ये बात लिखोगे कि अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन इज डिफाइंड एंड एज पर द प्रोविजन एडमिशन मीन्स दिस। अब फिर उसके बाद में हेडिंग डालोगे एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्या कहते हैं, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द एडमिशन। फिर उसके बाद में क्या डालोगे, सेक्शन 58 डालोगे और सेक्शन 31 डालोगे। समझ रहे हो सब लोग? और फिर केस लॉ डालोगे और फिर अगला के सेक्शन 21 डालोगे
और फिर उसमें भी केस लॉ और उसके इलस्ट्रेशन और दुनिया भर का बवाल करोगे, और फिर उसके बाद में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। और कंक्लूड करते टाइम क्वेश्चन में जो सब कुछ पूछा है उन सारे का आंसर एक लाइन में लिखोगे कि द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन इज, it is a substantive piece of evidence but it is not a conclusive proof but it can works as a estoppel। ये लाइन लिख करके उसको कंक्लूड करोगे। आगे बात समझ सबको? किसी को कोई डाउट है? हाँ अनुकुल बोलो, क्या बोल रहा है? हाँ हैंड रेज किए हो तुम। अच्छा तो समझ में आ गया आपको कि आंसर राइटिंग में क्या करना होता है? लेकिन बाबू अगर आप क्वेश्चन को बार बार ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे आप बिना सिर पैर के, मतलब पैर को सिर में लगा के, सिर को पैर में लगा के चले आओगे। तो इसलिए हमको क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है और फिर उसके बाद में उसका आंसर करना है। जैसे आप लोगों ने जब आईपीसी का वो लिखा हो क्वेश्चन, तो हम लोगों ने उसको चेक किया, कॉपी चेक किया, फिर राजीव से हमने बोला कि वो आप लोगों को फ़ोन करके हर चीज़ बताए। तो कितने लोगों को फ़ोन गया था ये बताओ, थम्स अप करो, कितने लोगों को फ़ोन गया था उसके रिगार्डिंग? इसी तरह से जब 15 अगस्त को आप लोग पेपर लिखोगे A4, और हाँ बहुत लोग, आप में से बहुत लोगों ने रूल वाली कॉपी पर लिखा था, मतलब लाइन वाली कॉपी पर। लाइन वाली कॉपी पर मत लिखना बेटा, एग्जाम में आपको लाइन वाली कॉपी नहीं मिलेगी। तो आदत कैसी होनी चाहिए? आदत कैसी होनी चाहिए? आदत ऐसी होनी चाहिए जैसे एग्जाम में होनी चाहिए। एग्जाम लिखते टाइम आप लोग एसी नहीं चलाओगे, अगर आपके घर में एसी लगी है तो कूलर नहीं चलाओगे एग्जाम लिखते टाइम। समझ रहे हो ये सब बात? कितने लोग ये वाली बात समझ रहे हो कि ये सब नहीं करना है? मुस्कान एसी मत चला लेना घर में बेटा। जब टेस्ट लिख रही हो ना 3 घंटे, उस टाइम पे एसी मत चलाना और ना ही कूलर चलाना। सिर्फ क्या करना, एक पंखा चलाना और उसको 1 नंबर पर लगा देना, मतलब धीरे 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 चलना चाहिए, उसको तेज नहीं चलना चाहिए। मतलब कि उसको सरकारी पंखे की तरह चलने देना, ठीक है? अच्छा, पूरा वो माहौल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब समझ में आई बात तुमको, क्योंकि बेटा एग्जाम आपका कहाँ पे होगा? सरकारी स्कूलों में होगा। सरकारी स्कूलों के पंखे कैसे चलते हैं? जैसे हम लोगों के घर में बुढ़वे चलते हैं ना, कि वो चल नहीं पाते हैं फिर भी चलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो क्या होता है, वो पंखा होता है जो चलने की कोशिश तो करता है बट चल नहीं पाता। आपको वैसे ही माहौल बनाना है, ठीक है? और फिर क्या करना है, एक ऐसा परफेक्ट आंसर लिख करके लाना है। देखो बेटा, परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्शन इज जस्ट एन इल्यूजन। आप लोग क्या करते रहोगे, सिर्फ लिखोगे 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 और फिर एक दिन क्या कर दोगे, अच्छा आंसर लिख दोगे, अपने आप अच्छा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो सब लोग? किसी को कोई डाउट इस वाली बात में? किसी को कुछ पूछना है अभी तक? मुस्कान बेटा, आपको समझ में आ गया कि कैसे आंसर राइटिंग करोगी आप? जी सर, समझ में आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसे अगर प्यारे प्यारे बच्चे हो समझदार, तब तो फिर हमारा कल्याण हो जाए। श्रद्धा द्विवेदी जी, आपको समझ में आ गया सब कुछ? श्रद्धा, उमा जी आप बताइए, आपको समझ में आया? हर्षिता जी आप बताइए। आ गया, बहुत बढ़िया। तो तैयार हो 15 अगस्त का टेस्ट देने के लिए? तैयार हो? नहीं सर, 15 अगस्त को मत रखिए, पहले रख दीजिए, 14 अगस्त को। नहीं नहीं, एग्जाम तो 15 ही अगस्त को होगा। देना हो दो, ना देना हो ना देना। नहीं देंगे तो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के देना पड़ेगा। मैंने नहीं तो रात में टेस्ट होगा ना, दिन में थोड़ी ना होगा। तब ठीक है, मतलब वही 5-8 बजे करीब शाम में। ठीक सर, सुबह ही काम रखता हूँ।
हाँ नहीं नहीं नहीं, सुबह हुए कौन एग्जाम सोएंगे उस दिन की? कहीं लड्डू वड्डू जुगाड़ में जाएंगे यार कि स्कूल स्कूल कॉलेज वॉलेज में? सर कल अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर से मार करेंगे, लड्डू दो। अरे भाई बहुत भीड़ होती है उसे। अच्छा ठीक है, नाला लगा था। हाँ ये एक सेकेंड, सबको सब कुछ क्लियर है? क्या कहते हैं शाश्वत सिंह जी, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे इसमें? शाश्वत सिंह जी, शाश्वत सिंह जी आप हैं? शाश्वत जी लगता है क्लास छोड़ चुके हैं जी। हैं तो शाश्वत सिंह जी आप हैं क्लास में? माइक ऑन कीजिए। शाश्वत सिंह, आर यू लिसनिंग टू मी? अच्छा ये बताइए, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है सर। तो फिर ये शाश्वत जी काहे नहीं बोल रहे भाई? गुस्सा हो गए क्या? शाम में सरिता, क्या आप तैयार हो एग्जाम के लिए? बेटा आपका मेंस ही कमजोर है ना, आपने उड़ीसा का मेंस दिया था ना? और वो क्लियर नहीं हुआ था, राइट? इस बार क्लियर होगा। आप क्या करोगी 15 अगस्त को? क्या लिखोगी? आईपीसी का और एविडेंस का टेस्ट लिखोगी। और जो लोग क्या कहते हैं आईपीसी का बैच नहीं ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग भी टेस्ट लिखेंगे उसको। निहारिका समझ रही हो? Yes, sir. हाँ, आपको भी जब भी उस ग्रुप में कोई भी टेस्ट लिया जाए तो सबको आंसर लिखना है, भले ही आपने पैसे दिए नहीं दिए उसके। Yes. हाँ, कभी भी ये मतलब नहीं सोचना है कि हमने पैसे नहीं दिए तो हम चेक कराएं। बेटा हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, पैसे तो हम वैसे भी कमा लेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। आप लोग प्रचार करोगे ना हमारे जीएस बैच का? कितने लोग प्रचार करोगे हमारे जीएस बैच का? थम्स अप करो। हमने तो नहीं देखा किसी ने स्टेटस लगाया हो हमारे जीएस बैच का, सिर्फ कौशिकी ने लगाया था, और ना ही आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप में कोई नहीं किसी ने शेयर किया है। तो खूब प्रचार करो और खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप हमारे फर्स्ट बैच हो। आपको हम सारी सुविधाएं फ्री में भी दे सकते हैं, पैसा तो बाद वालों से कमाएंगे ना। समझ रहे हो सब लोग? तो इसलिए कभी भी ये चिंता कोई मत करना कि हमने ये वाला बैच ज्वाइन किया है, हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने पैसा दिया है कि हमने पैसा नहीं दिया है। सब लोग आंसर लिखो, सबकी कॉपी चेक होगी, सबको बताया जाएगा फीडबैक। रिचा आपको फीडबैक में क्या बताया गया था बताइए? सर मुझे ये बताया गया था कि कुछ चीजें जो मैंने कंक्लूजन में लिखी थी हाँ? उसको स्टार्टिंग में ही लिखना था। और ऐसा बोला गया था कि डिफरेंस अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछा जा रहा है तो आप वही बताइए जो क्वेश्चन में है, एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड नहीं करनी। बिल्कुल That's it. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये इसमें थोड़ा एड ऑन ये कर लो कि अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तो आपने लिख दिया, और फिर भी क्या है अभी मतलब लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन था और जगह बहुत बची है, तो क्या करोगी? आप अपना सारा ज्ञान उड़ेल दोगी, फिर अपने ज्ञान को रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगी कि हमें जितना पूछा गया था उतना ही लिख दिया। ठीक है? अगर 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और रेलेवेंट कंटेंट सिर्फ हमारे पास 12 नंबर का है, ठीक है? सुनो रिचा ध्यान से, तो हम बाकी बचे 13 नंबर का क्या कर देंगे? उसके पेरीफेरी में घुमा घुमा के खूब आंसर करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कि हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या थॉट प्रोसेस रखना है उस टाइम पे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदलती रहेगी और वो रूल नंबर 1 तय करेगा कि हम क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है कि रीड द क्वेश्चन डिलीजेंटली। ठीक है? Yes, sir. ये बात सबको समझ में आ गई? तो थम्स अप कर दो।
किसी को कुछ पूछना हो तो रुको, नहीं तो जाओ। आज की क्लास खत्म। कल की क्लास में कन्फेशन पढ़ाया जाएगा आपको। कल की क्लास में कन्फेशन पढ़ाया जाएगा। गुड नाइट, बाय बाय।